आज का हमारा टॉपिक है पहले पेपर की बात करें तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस और हॉस्पिटल प्रैक्टिस में सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टरलाइजेशन के बाद उसी सेगमेंट में आपका सर्जिकल ड्रेसिंग है और प्रिपरेशन ऑफ एब्डोमेन है। तो पहले सर्जिकल ड्रेसिंग पर बात करते हैं, फिर सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। इसमें दो चीज को लेकर चला गया है, एक सर्जिकल लिया गया और एक ड्रेसिंग लिया गया, दो डिफरेंट थिंग्स को लिया गया है क्या दोनों, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ड्रेसिंग का मतलब होता है कि मटेरियल प्लेस्ड ओवर वुंड्स और पहले जो बात कर रहे हैं ड्रेसिंग पर, सर्जिकल अभी ऐड नहीं किए हैं, क्या कर रहा है उसको समझते हैं। ड्रेसिंग का मतलब है ऊन से और ट्रॉमेटिक टिश्यूज से। ये बॉडी सरफेस एरिया है, इस जगह ऊंड है, या फिर ट्रॉमा है, चोट लगा हुआ। ट्रॉमा मतलब चोट लगा हुआ है, चोट की वजह से इंजरी है, कहीं भी बॉडी सरफेस एरिया। अब बोलते हैं कि ये ओपन है, एक्चुअली में जब भी वुंड है या फिर ट्रॉमा है तो ये ओपन सरफेस है, खुला हुआ है, और खुला हुआ है तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशन से सामने आएंगे। इन्फेक्शन हो सकता है, हीलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सरफेस एरिया जहाँ पे इंजुरी है, चाहे ट्रॉमेटिक हो चाहे वुंड्स हो, कई कॉम्प्लिकेशन से का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिस मटेरियल से, एक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और इस पूरे सरफेस को हम लोग कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। ये सरफेस एरिया ढक दिया गया। तो जो कवरिंग मटेरियल है जिसको हम लोग वुंड के ऊपर या ट्रॉमा के ऊपर अप्लाई किए हैं, उसी को हम लोग ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया कि एक मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मटेरियल से ओपन वुंड या ट्रॉमेटिक प्लेस को कवर करने के लिए, ढक देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड ड्रेसिंग। अब इसी ड्रेसिंग में सर्जिकल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ढक दिए है, फिर से वापस इसको ओपन करते हैं। पहले ये वुंड को फिर से ओपन किए। जब भी इसको ढकेंगे तो सर्जिकल बैंडेज से ही ढकेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप का होगा। डायरेक्ट अप्लाई किए तो बैंडेजिंग या फिर ड्रेसिंग, लेकिन कोई एंटीसेप्टिक और अदर केमिकल्स वुंड के ऊपर और इस कवरिंग मटेरियल के बीच में, इस जगह पे कोई केमिकल्स का इस्तेमाल किया है जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी या फिर कोई और स्पेसिफिक सब्सटेंस केमिकल से जुड़ा हुआ हो, तो पहले उसको लगा दिए या अप्लाई किए और इसके ऊपर फिर ये कवर कर दिए। उस सरफेस एरिया को पहले केमिकल्स यूज किए, उसके बाद कवर कर दिया। इसको हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। तो ड्रेसिंग्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ज्यादातर जो ड्रेसिंग की जाती है ओपन वुंड्स में, वहां पे हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग का यूज करते हैं।
अब इसके पीछे पर्पस, आखिर ये जो अप्लाई किया सर्जिकल ड्रेसिंग, इसके पीछे क्या रीजंस है, मकसद हमारा क्या है। यहाँ तो कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है। अब आता है टॉपिक पर्पस ऑफ ड्रेसिंग। ये हमको सर्जिकल ड्रेसिंग कर रहे हैं या ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, ड्रेसिंग करने के पीछे रीजंस क्या है। अगर फर्स्ट की बात करें, प्रोटेक्ट्स वुंड फ्रॉम कंटामिनेशंस। जो सबसे पहला कारण है सर्जिकल ड्रेसिंग का या ड्रेसिंग का, ये प्रोटेक्ट्स वुंड्स को बचा लेना है किससे, तो कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब कि इन्फेक्टेड हो जाना, वो सरफेस एरिया जो इंजर्ड है या ओपन वुंड है, इसका कंटामिनेशन, ये सरफेस एरिया कंटामिनेटेड है एयर से, वाटर से, स्वेट से, या फिर अपॉर्चुनिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिक। ये ओपन सरफेस में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर स्वेट खुद अपने ही पसीना के द्वारा, या फिर अपॉर्चुनिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अपॉर्चुनिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो सरफेस एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और हमें किसी तरह का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हार्मफुल हमारे नहीं है, लेकिन जैसे ही ओपन वुंड्स में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं, तो चूंकि वहां पे सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, इस वजह से वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं और इन्फेक्शन से प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो पहला जो हमारा एम होगा, प्रोटेक्ट्स वुंड फ्रॉम कंटामिनेशन विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका सोर्स डिफरेंस है, लेकिन ये चार बहुत कॉमन स्रोत है, स्वेट, एयर, वाटर एंड अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म। अब सेकंड का बात करते हैं। promote healing by absorbing drainage and debriding wounds। इसको समझते हैं। प्रमोट हीलिंग, प्रमोट हीलिंग मैंने डैमेज टिश्यू, ये सरफेस एरिया है, इसको रिकवर करना है, हील करना है। हील करना मतलब कि नया टिश्यू का यहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाएगा, इट इज कॉल्ड हीलिंग। तो पहला तो बात था प्रमोट हीलिंग, लेकिन हीलिंग से इतना इजी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, उतना इजी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि एब्जॉर्बिंग ड्रेनेज एंड डिब्राइडमेंट वुंड। डिब्राइडमेंट का मतलब होता है गंदगी। गंदगी में क्या डस्ट, कूड़ा करकट थोड़ी रहेगा,
डेड टिश्यू, वहां पे डेड टिश्यू का प्रेजेंटेशन हो सकता है। पस, टिश्यू फ्लूइड्स, डिब्राइडमेंट में ये तीन चीज वहां पे मौजूद है। एक डेड टिश्यू, जो मर चुका हुआ टिश्यू, पस, अगर इन्फेक्टेड हो चुका है तो पस, और अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो टिश्यू फ्लूइड, एक्सुडेट या ट्रांसुडेट जो सीरम डिस्चार्ज होता है, ये तीनों मौजूद है। और ये तीनों जब तक मौजूद रहेगा तब तक ये हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने नहीं देगा। हीलिंग के लिए सबसे जरूरी है कि वो वहां पे ड्राई होना चाहिए। तो ये तीनों जब वहां पे मौजूद रहेंगे तो ड्राई सरफेस को नहीं बनने देंगे, जिसके वजह से हीलिंग प्रोसेस या तो डिले हो जाएगा या फिर हीलिंग प्रोसेस अनकम्प्लीट हो जाएगा। 3 दिन में हील होना था तो वो 7 दिन में हील होगा, या फिर 7 दिन में भी हील नहीं होगा, दोनों चीज आ सकता है। तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है डिब्राइडमेंट एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब कि जैसे ही आप इस जगह पे कोई केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं या फिर बैंडेजिंग इस्तेमाल करते हैं, तो इस जगह से जो मॉइस्चर है इसको यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो अंदर का जो सरफेस जहाँ पे वुंड है ये ड्राई हो जाएगा, और ड्राई हो जाएगा ना तो यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस फिर से नया टिश्यू इनसाइड दी वुंड्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो एब्जॉर्बिंग ड्रेनेज, ड्रेनेज मैंने वहां से जो डिस्चार्ज हो रहा है, एंड क्लीनिंग डिब्राइडमेंट, डिब्राइडमेंट जो है वहां से वो एब्जॉर्ब करता हुआ चला जा रहा है। ये सेकेंड हमारा पर्पस है। अब थर्ड पे आते हैं। यहां तक पूछना है किन्हीं को? हेलो, हाँ बोलिए सर वो क्या लिखा है, प्रोटेक्ट वुंड्स फ्रॉम कंटामिनेशन सी माइक्रो? ये वाला, अच्छा, प्रोटेक्ट वुंड्स फ्रॉम कंटामिनेशन, इसका मतलब बीथ होता है। ऐसे के ऊपर कोई ऐसे लग जाता है ना तो मेडिकल में उसको बीथ बोलते हैं। सर थोड़ा समझा दीजिए सर, फिर से समझा दीजिए सर, नहीं समझ में आया। रहता है ना, इसका मतलब होता है विदाउट। ये सिंबल है, इसका मतलब होता है फ्रैक्चर। तो सी के ऊपर अगर ये ऐसा हाइफन लगा हुआ है ना तो इसका मतलब विथ होता है। तो कंटेमिनेशन विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड में आते हैं। एड इन होम्योस्टैट। होम्योस्टैटिस का मतलब है कि टेम्परेचर वेरिएशंस को मेंटेन कर लेना। ये फिर से एक और सरफेस एरिया है, ये ओपन वुंड है, ठीक है। ओपन वुंड है तो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स यहाँ रैप्चर कर गए, ये ब्लड वेसल्स है ये रैप्चर कर गए। और हीट को ट्रांसमिशन में ब्लड का बहुत रोल है। एक्चुअली में जैसे मसल्स ये वर्क कर रहा है तो हीट का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, मसल्स ऐसे से वर्क कर रहा है और हीट का प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्शन सिर्फ हाथ तक हो रही है, थोड़ी देर में देखेंगे कि हथेली बहुत गर्म हो गया, लेकिन इसको ट्रांसमिट कर रहा है ना जो सर्कुलेटिव ब्लड है यहाँ से जो आ रहा है और जा रहा है, इस हीट को ट्रांसमिट कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह शरीर में ये फैला दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ब्लड वेसल डैमेज हो गया मतलब कि इस जगह पे लोकल एरिया में टेम्परेचर कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर्स, और लो टेम्परेचर हो जाएगा तो वुंड हीलिंग को ये हैम्पर्ड करता है। तो टेम्परेचर, बॉडी सरफेस का टेम्परेचर जहां पे कम जाएगा वुंड हीलिंग वहां पे स्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जो बॉडी का सरफेस एरिया है पूरे बॉडी में जहाँ पे है वो इतना ही टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए, बल्कि थोड़ा वार्म रहेगा, गर्म रहेगा
तो हीलिंग्स और ज्यादा फास्ट होगा। इसी कारण ना कहीं पे इंजुरी होती है तो उसको गर्म से हम लोग सेक देते हैं। तो गर्म को जैसे ही सेकते हैं ना तो ब्लड वेसल है ना, इसको जैसे ब्लड वेसल का इतना ल्यूमेन है, इसको फैला देता है, डायलेट कर देता है। तो डायलेट कर देता है ना तो मोर एंड मोर ब्लड वहां चले जाते हैं, और मोर एंड मोर ब्लड मतलब कि मोर न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स एंड विटामिन, जिससे हीलिंग फास्ट होगा। साथ में वेन्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी फैल जाता है, तो यहाँ से जो डिब्राइडमेंट था इसको वहां से एब्जॉर्ब करके हटा देते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करने में भी बैंडेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसको हम ऐसे करके ढक देते हैं, कवर कर देते हैं और काफी मोटा कवर करते हैं। तो इनसाइड का टेम्परेचर आउटसाइड नहीं जाने पड़ता है, या आउटसाइड का टेम्परेचर इनसाइड नहीं जाने पड़ता है। तो एक होम्योस्टेसिस में टेम्परेचर को वहां मेंटेन करने का भी काम करता है। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं। प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम विजुअलाइजेशन ऑफ वुंड्स। इसका मतलब हुआ पेशेंट जब भी अपने खुले घाव को देखेगा, घाव बड़ा भी हो सकता है, घाव छोटा भी हो सकता है, मतलब वुंड्स काफी डीप भी हो सकता है, वुंड्स सुपरफिशियल भी हो सकता है, खासकर बर्न के केसेस में। तो देखने के बाद साइकोलॉजिकली वो बहुत डिप्रेस स्टेज में चला जाता है, और कई तरह की नेगेटिव थॉट आने शुरू होते हैं कि ये वुंड हिलेगा, ये हील करेगा या नहीं करेगा, या पहले जैसा मेरा टिश्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसी कई बातें वहां पे सामने आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप उसको रैप कर देते हैं, ढक देते हैं, तो विजुअलाइजेशन वुंड्स को देख पेशेंट नहीं देख पाएगा, तो साइकोलॉजिकली जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम था वो सामने नहीं आ पाएगा। तो एक यहाँ पे साइकोलॉजिकली बूस्टअप या साइकोलॉजिकली डिप्रेस होने से भी वो प्रोटेक्ट कर लेता है। support the wound site. सपोर्ट बाय द वे ये एल्बो है, यहाँ पे ऊंड है। तो जैसे ही आप ड्रेसिंग कर देते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग और उसको बैंडेजिंग कर देते हैं, तो ये उसको सपोर्ट दे देता है उस ज्वाइंट को, और उस स्ट्रक्चर जैसे ये फैला हुआ था ऊंड, इसको ऐसे क्लोज ले आता है, सरफेस एरिया को क्लोज करके उसको सपोर्ट देता है और हीलिंग के लिए इजी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो सपोर्ट दी वुंड साइट, जहाँ पे घाव है वहां पे वो सपोर्ट करता है। मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट। मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट एक तरह से ये जैसे ही ड्रेसिंग करवा लेते हैं, पेशेंट में एक पॉजिटिव थॉट कि ये जो सपोर्ट दिया गया है, ड्रेसिंग कर दिया गया, इससे हमारे वुंड बहुत तेजी से हील कर जाएंगे। तो मेंटली फ्री एंड फिजिकल कंफर्ट। फिजिकल कंफर्ट का मतलब कि जब सपोर्ट दे दिए, उन सरफेस एरिया को क्लोज कर दिए, एंटीसेप्टिक लोशंस आप वहां अप्लाई कर दिए, तो इन्फ्लामेशन भी वहां धीरे धीरे करके कमेगा। तो फिजिकली जो हैम्पर्ड था, वो इम्पेयर था मूवमेंट के प्रति या फिर वर्किंग एबिलिटी के प्रति, वो फिर से वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा और फिर से वहां काम होना शुरू हो जाएगा। तो प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट, ये दोनों मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों में आराम मिलेगा। उसके बाद प्रोवाइड मेंटेन
of humidity. अगर ये सरफेस एरिया खुला छोड़ देते हैं, घाव भरने लगेगा, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे कि काफी ड्राई हो गया, सूख गया, और सूख जाने के बाद यहाँ पे क्रैक होना शुरू कर गया, फटना शुरू हो गया। खासकर बड़ा वुंड, अगर बड़ा घाव हो जाता है, तो जैसे ही आप कुछ दिन के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद देखेंगे, तो वो पहले तो काला काला हो गया, ब्लैक क्लॉटिंग की वजह से, और धीरे धीरे देखेंगे कि वहां पर जैसे ही आप मूवमेंट किए, बस ये क्रैक कर जाएगा, फट जाएगा, और फट जाएगा, फिर वहां से सीरम डिस्चार्ज, या फिर इनसाइड जो ट्रांसुडेट एक्सुडेट है वहां पे डिस्चार्ज होना शुरू कर जाएंगे, और फिर हीलिंग से फिर से एक बार वर्क करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हीलिंग होगा, फिर मूवमेंट करेंगे, फिर लॉस्ट करेगा। तो ये बोलता है ना कि प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। ये जैसे ही आप इनसाइड इसको आप रैप किए और अंदर में केमिकल्स अप्लाई किए हुए हैं, ऑइंटमेंट, खासकर ऑइंटमेंट लगाए हुए हैं, तो ऑइंटमेंट मॉइस्ट होता है, काफी गीला होता है, ये सरफेस एरिया को ढक दिया और ऊपर से रैप कर दिया है, तो ये ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा, जिसके वजह से वुंड हील तो करेगा, लेकिन वुंड में क्रैक, कहीं पर क्रैकिंग का सिम्टम्स नहीं आने पाएगा। इस तरह से हीलिंग बहुत तेज हो जाएगा। ये इतने सारे वर्क, यहाँ पर्पस है सर्जिकल ड्रेसिंग का। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है? अब आता है टाइप ऑफ ड्रेसिंग। कितने तरीके से ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग कितने तरीके से किया जा सकता है? इसमें पहला आता है गाउज, नन knitted। पहले जो ड्रेसिंग का टाइप होगा गाउज ड्रेसिंग। गाउज ड्रेसिंग में नन इम्प्रेग्नेटेड, इसका मतलब है ये जो सरफेस एरिया है, इसमें किसी तरह का केमिकल्स अप्लाई नहीं किया गया है फर्स्ट, और सिर्फ गाउज का एक लेयर, इसके ऊपर गाउज का एक लेयर अप्लाई कर दिया, गाउज का लेयर चढ़ा दिया, ठीक है। गाउज आप देखे होंगे कि इस तरह से नेट का बना हुआ व्हाइट कलर का, ये ऐसा करके 3D काफी ये पोरस होता है, और कॉटन का होता है, ये पूरे स्ट्रक्चर्स कॉटन का बना होता है। इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, तो कॉटन का काम है, जैसे ही वाटरी कंटेंट देंगे तो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, तो ये पूरे सरफेस एरिया वुंड से ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये खुद मॉइस्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ठीक है। और गीला हो जाएगा तो इसको नेक्स्ट डे, एवरी डे इसको चेंज कर देना है, पर डे इसको चेंज कर देना है। इसी को बोलते हैं गॉज नन इम्प्रेग्नेंटेड, मतलब कोई भी केमिकल्स या एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं किए, और पर डे इसको हम लोग को चेंज कर लेना है। एटलीस्ट बोलता है कि 3 to 4 लेयर्स, जैसे ये अप्लाई कर रहे थे गॉज का कम से कम 3 से 4 बार वहां पे रैपिंग, 3 से 4 लेयर कम से कम होना चाहिए। वेट 1 मिनट।
सेकंड में आते हैं। हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग। इसमें बोलता है कि जो वुंड का सरफेस एरिया और बैंडेज है, इसके बीच में हाइड्रोक्लोराइड्स अप्लाई कर देता है। और ये सर्जिकल ड्रेसिंग, जितने भी सर्जिकल वुंड है, कटे हुए हैं या फिर बर्न कर गए हैं, जैसे कटिंग, बर्न, लैसरेट इंजरी, ये सभी केस में यहाँ पे जो जेल, एक तो पहले जेल अप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजेल, और हाइड्रोजेल के ऊपर में बैंडेजिंग कर देता है। तो दैट टाइप ऑफ ड्रेसिंग को कॉल्ड हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग्स। ये जितने भी अल्सरेटेड वुंड है, जिसमें स्किन सरफेस बिल्कुल डैमेज हो चुका है या मस्कुलर सरफेस डैमेज हो चुका है, लेसरेट का मतलब है घिसट जाना, बर्न जल जाना, कटिंग में कट जाना, तो ये तीनों केसेज में हाइड्रोजेल अप्लाई करके तब ड्रेसिंग करेंगे। इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोराइड जेल। नेक्स्ट आता है वेट ड्रेसिंग। तीसरा आता है वेस्ट ड्रेसिंग। अगर इसकी वेट ड्रेसिंग की बात करें तो इन्फेक्टेड वुंड, जहां पे इन्फेक्शन है और डिस्चार्ज है, इसके साथ इन्फेक्शन है तो वहां से डिस्चार्ज होगा, पस का या फिर बॉडी फ्लूइड का। इस जगह जो एप्लीकेशंस करेंगे बैंडेज का, तो वेट बैंडेज का मतलब कि सम मॉइस्चर वहां पे मेंटेन करेंगे, तब उसके बाद बैंडेजिंग करेंगे। जब मॉइस्चर वहां पर मेंटेन करेंगे, मतलब कि टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी दोनों को वहां टिश्यू सरफेस में वो रोक कर रखेगा। इस ड्रेसिंग को हम लोग वेट ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर्स ड्रेसिंग। ये तब अप्लाई करेंगे जब ब्लीडिंग, oozing from the wound, ये डैमेज सरफेस है और यहां से लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, थोड़ा ब्लीडिंग लगातार हो रहा है। तो प्रेशर बैंडेज का मतलब है कि हम इतना जोर से रैप करें, इसको रैप करें कि ये दोनों सरफेस पहले आपस में क्लोज हो जाए, ये सरफेस क्लोज हो जाए, और क्लोज होने के बाद इसे बैंडेज से टाइटिक रैप कर देते हैं। इस सरफेस एरिया क्लोज रहेंगे तो यहाँ से ब्लीडिंग जो हो रहा था या ऊजिंग हो रहा था, ऊजिंग मैंने वहां से रिसना, ब्लीडिंग मैंने फ्रेश ब्लड वहां से निकलना, ये दोनों को स्टॉप करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसको हम प्रेशर बैंडेजिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये उंगली है, यहाँ से कट गया, डीप इंजुरी है, चाकू वगैरह से डीप इंजुरी हो गया, तो आप सिर्फ हल्का सा रैप करेंगे तो यहाँ से गीला होता रहेगा, ब्लीड होता रहेगा, और जो गॉज या जो प्रेशर बैंडेज अप्लाई किया वो भींगता रहेगा। तो बेटर है ना कि उसको ऐसे करके काफी टाइटली वहां पे ऐसे करके हम बांधते हैं। तो टाइटली बांध करेंगे ना तो कटा हुआ सरफेस आपस में एक दूसरे से क्लोज हो गया तो वहां पर ब्लीडिंग वहां पे स्टॉप हो जाएगा, या ऊज कर रहा है, वहां से निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा था, वो रुक जाएगा।
इट इज कॉल्ड प्रेशर बैंडेजिंग। नेक्स्ट आता है सेल्फ एडहेसिव। सेल्फ एडहेसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म। ये जब भी अप्लाई करेंगे ए स्मॉल सरफेस एरिया, एकदम छोटा सा सरफेस एरिया में अप्लाई किया जाएगा। रिक्वायर्ड डिब्राइडमेंट, act as temporary skin। सेल्फ एडहेसिव बैंडेज जो है, इसमें 3 डिफरेंट हम लोग टेक्निक्स अप्लाई किए हैं। पहला स्मॉल सरफेस एरिया, ये बहुत बड़ा सरफेस, बहुत बड़ा डैमेज जहां पे होगा उस जगह पे इसका एप्लीकेशन से नहीं कर सकते हैं। सेकंड, रिक्वायर्ड डिब्राइडमेंट। रिक्वायर्ड डिब्राइडमेंट की जो वहां पे पस, एक्सुडेट, ट्रांसुडेट जमा हुआ है, उसको पहले हम साफ कर देंगे, पूरा का पूरा क्लीन कर देंगे। और उसके बाद जब उसको क्लीन कर देंगे तो एक ट्रांसपेरेंट फिल्म जो बाहर से दिखाई देता है, ये ट्रांसपेरेंट फिल्म्स इसको ऊपर से हम लोग चिपका देते हैं। ये सेल्फ एडहेसिव। सेल्फ एडहेसिव में वहां पे उसको एडहेज किया जा सकता है, चिपकाया जा सकता है। और जो चिपका देंगे तो वुंड के अंदर में जो चेंजिंग हो रहा है वो दिखाई देगा, और ये खुद ये चिपका रहेगा, इसको बांधने की जरूरत नहीं है, खुद एडहेसिव से जुड़ा हुआ है। ये पूरे सरफेस एरिया, बाय द वे इतना जो डैमेज है और किनारे में ये ऐसे करके एडहेज करके चिपक गया, तो वुड के अंदर आप देख भी रहे हैं, और ये सरफेस एरिया को एडहेज करके एक आर्टिफिशियल स्किन के रूप में वहां पर वर्क करेगा। इट इज कॉल्ड सेल्फ एडहेसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग। इतने टाइप का आपको ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग देखने को मिलता है। अब पहले यहां तक जो नहीं समझ में आया पहले पूछ लीजिए आप लोग। अब एक कंडीशन लेते हैं, अल्सर। अल्सर में डीप अल्सर, काफी गहरा है, ये बॉडी सरफेस एरिया है और इसमें इतना गहरा अल्सर है, ये सब मसल्स है, ये वुंड है। जितना ज्यादा गहरा होगा उतना ज्यादा एक्सुडेट माने बॉडी फ्लूइड यहाँ पे आके एक्यूमुलेट करेगा, जमेगा, और जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा बॉडी फ्लूइड का उतना ही हीलिंग्स प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग होम ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग, उन ड्रेसिंग से अलग एक और स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग करते हैं, और इसको हम लोग फोम ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। और फोम ड्रेसिंग काफी मोटा, एक पैडी, एकदम बिल्कुल पैड जैसा, फोम जैसा लेयर है, इसको इस एरिया में अंदर की ओर इनपुश कर देते हैं। ये ऐसे करके अंदर की ओर सरफेस एरिया में अप्लाइड कर देते हैं, और ये बैंडेज का पार्ट है, उसके बाद ये बैंडेज कर देते हैं, काफी मोटा। तो ये डैमेज सरफेस एरिया है,
और यहाँ पे हम फोम अप्लाई कर दिया है। ये क्या करता है ना कि जितना एक्सुडेट निकल रहा है सबको अपने अंदर ये एब्जॉर्ब करता हुआ चला जाएगा। दैट टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज कॉल्ड फोम ड्रेसिंग। और हेवी एक्सुडेट खासकर ये बहुत डीप इंजुरी, बर्न के 3rd डिग्री बर्न के केसेज में एकदम बहुत डीप इंजुरी हो जाता है, वहां पर फोम ड्रेसिंग बहुत हेल्पफुल हो जाता है। कई बार फोम ड्रेसिंग करेंगे तो इसमें आइबुप्रोफेन, इसमें सॉक्ड आइबुप्रोफेन आप बढ़िया से जान रहे हैं, ये सेडेटिव ड्रग्स है। तो इस जगह लोकली जो पेन सिंड्रोम है, जितना डीप इंजरी उतना पेन सिंड्रोम, ये लोकली यहाँ पर सेडेटिव का कंडीशंस बनाएगा और पेन से वहां आराम मिल जाएगा। ये लोकली है, जैसे ओरली आइबुप्रोफेन दे रहा है उसके जगह आइबुप्रोफेन यहाँ पे लोकली अगर फोम में अप्लाई किया हुआ, सॉफ्ट किया हुआ अगर डालते हैं तो लोकल एरिया में सेडेशन का कंडीशन से डेवलप करेगा। तो फोम ड्रेसिंग भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे जब डीप इंजुरी होगा और डीप अल्सरेशन होगा। एक और स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग में आता है एमिनो एसिड ड्रेसिंग। आप बढ़िया से जाने एमिनो एसिड हमारा प्रोटीन मॉडिफाइड रूप है। प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट रूप एमिनो एसिड है। इसका एप्लीकेशन क्रोनिक वुंड, क्रोनिक वुंड खासकर से इन्फेक्टेड वुंड है जिसमें छूटने नहीं पाता है, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर तक ये वुंड बना रह जाता है। उस जगह प्रोटीन्स की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है। सपोज दैट बेडसोर पेशेंट बेड रिडन है और बैक साइड भी बेड रिडन है, जहां जहां बिछावन पे टच किया रहेगा वहां पे बेडसोर डेवलप होना शुरू हो जाएगा अगर प्रॉपर नर्सिंग केयर उसको नहीं दिया जाता है। तो बेडसोर जो होता है ना काफी गहरा होता हुआ जाएगा और क्रोनिक फॉर्म में रहेगा। क्रोनिक फॉर्म में जल्दी छूटता ही नहीं है। तो इस जगह जो ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं वो स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग एमिनो एसिड ड्रेसिंग, एक एमिनो एसिड का लेयर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और एमिनो एसिड से यहाँ जो नया टिश्यू ग्रो करेगा ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। हमारा राइबोसोम्स जो नीचे का सेल्स है, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा वहां पे न्यू सेल्स के डेवलपमेंट या बिल्डिंग ऑफ डैमेज टिश्यू दोनों को प्रमोट करता है। तो दैट ड्रेसिंग इज कॉल्ड एमिनो एसिड ड्रेसिंग। ये दोनों स्पेसिफिक ड्रेसिंग है कि खास मकसद से इसको अप्लाई किया जाता है। जनरली इस सब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। एक और स्पेशलाइज में बात करें तो कंपोजिट ड्रेसिंग। कंपोजिट ड्रेसिंग का मतलब होता है प्रोवाइड मल्टीपल फंक्शंस। अब मल्टीपल फंक्शंस में क्या क्या जाएगा? पहला बैक्टीरियल बैरियर, दूसरा सेमी एडहेरेंट, तीसरा एब्जॉर्प्शन, कंपोजिट ड्रेसिंग्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ड्रेसिंग मटेरियल और उनके बीच में अप्लाई है। ये 3 डिफरेंस मकसद से है।
एक बैक्टीरियल बैरियर है, मैंने एंटीसेप्टिक लोशन है इसमें जो बैक्टीरियल के ग्रोथ को रोकेगा। सेकंड सेमी एडहेरेंट की या तो बिल्कुल घाव से नहीं चिपका होगा लेकिन हल्का चिपका होगा कि ड्रेसिंग मटेरियल इधर से उधर अपनी जगह से स्लाइड ना करें, तो दैट इज कॉल्ड सेमी एडहेरेंट। एंड एब्जॉर्प्टिव का मतलब कि जो वहां से ड्रेनेज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, एक्सुडेट, पस या ट्रांसुडेट, उसको ये एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी रखता है। तो तीनों प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होता है, दैट्स आर कॉल्ड कंपोजिट ड्रेसिंग्स। यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोग का? आर्टिकल्स यूज इन ड्रेसिंग्स, कौन कौन सा आर्टिकल्स ड्रेसिंग के समय इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। अब कौन कौन से इसमें इस्तेमाल करेंगे वो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है फॉर्सेप। पहला जो ड्रेसिंग्स के लिए रिक्वायर्ड है ये हमारा आर्टरी फॉर्सेप्स, ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं 1 मिनट वेट कीजिए, दिखा देते हैं। It is called artery forceps. इसका काम है क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी चीज है बिल्कुल कैंची की तरह पतला सा बना होता है और इसको ऐसे करके उससे उसको पकड़ लेते हैं, सरसी की तरह ऐसे करके पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो सरफेस एरिया उसको ऐसे ऐसे करके वहां पे वॉश कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा आर्टरी फॉर्सेप है। सेकेंड है डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। अगर डिसेक्टिंग फॉर्सेप की बात करें तो ये चिमटा की तरह होता है। इट इज अवर डिसेक्टिंग फॉर्सेप। इसको देखेंगे ना तो इसका कॉर्नर पोर्शन यहाँ पे ऐसे करके बना होता है। इंस्ट्रूमेंट तो आप लोग या तो नहीं देखेंगे या फिर कॉलेज खुलने के बाद ही दिखाई देगा। इसमें आगे दांत जैसा बना रहता है, तो स्किन सरफेस या मसल सरफेस जो दूर दूर है, जैसे
इसको पकड़ना है, ये सरफेस अलग है, तो इसको डिसेक्टिंग सरफेस से पकड़ के इसको किनारे लेकर आ जाता है। हाथ से पकड़ के मसल ये स्किन को थोड़ी लेंगे, इसको ऐसे करके डिसेक्टिंग प्रोसेस से पकड़ लिए और पकड़ के इसको ऐसे, और ये सरफेस है ना, इसको ऐसे दोनों को ऐसे करके आपस में ऐसे यहाँ पे मिला दिया, और मिला देने के बाद तो फिर उस पर ड्रेसिंग कर दिया। तो सेकंड जो आर्टिकल्स की आवश्यकता होगी वो हमारा डिसेक्टिंग सरफेस। थर्ड की बात करते हैं। सीजर्स, सीजर्स माने कैंची, कहीं काटना है, छोटा करना है, टिश्यू को पकड़ना है, बैंडेज को काटना है, तो ड्रेसिंग। उसके बाद साइनस फॉरसेप्स, साइनस फॉरसेप्स भी एकदम बिल्कुल जो फॉरसेप बना बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये काफी आगे में नुकीला होता है, ये घाव है, और घाव में यहाँ पे साइनस बना हुआ है, मान लेते हैं कि साइनस है, इसको अंदर में, इसको पूरा अंदर तक, इसको ये पूरे पोर्शंस को अंदर की ओर इनपुश कर देते हैं, फॉरसेप को बाहर से पकड़े रखते हैं और पूरे सरफेस एरिया को साफ कर देते हैं, इसी से ऐसे करके साफ कर देते हैं, और साफ करके फॉरसेप को खींच लेते हैं। तो अंदर में जो डिब्राइडमेंट था ये पूरा का पूरा साफ हो गया, और तब यहाँ ड्रेसिंग्स ऑइंटमेंट अंदर भर देते हैं और उसको ड्रेसिंग कर देते हैं। तो साइनस फॉरसेप्स यूज किया जाता है साफ करने के लिए, अंदर कुछ है, ड्रेनेज है या फिर फर्स्ट जमा हुआ, तो उसको साफ करने के लिए वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर साइनस फॉरसेप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉप एकदम ऐसे समझ लीजिए कि लंबा सा रड है, ये इसमें पकड़ने का बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ होता है, आगे में ऐसे करके राउंड, ये पूरा का पूरा साइनस है, ये इतना दूर का सरफेस साइनस है, साइनस के अंदर में अंदर इसको इनपुश कर देते हैं, ये साइनस है, और इससे पूरा सरफेस एरिया को खुरच देते हैं, खुरच करके इसको निकाल देते हैं, ड्रेन करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा सरफेस एरिया डिब्राइडमेंट से डिवाइड हो जाता है, और तब यहाँ पे ड्रेसिंग ऑइंटमेंट रख के इसको कवर कर देते हैं। इसके अलावा, इतना के अलावा स्मॉल बाउल, छोटा कटोरा जिसमें ड्रेसिंग मटेरियल हो, उस पर ग्लव्स, मास्क, गाउन्स, ये सब खुद के पहनने के लिए, उसमें कॉटन बॉल्स, गाउच, कॉटन पैड, ये इतने चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए, मास्क, सर्जिकल मास्क नाक और मुंह ढकने के लिए, गाउन्स आगे से पहनने के लिए, कॉटन बॉल, कॉटन में छोटा 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 साफ करने के लिए स्टाइल कॉटन बॉल्स, गॉज जिससे हमको बैंडेजिंग करना है, एंड कॉटन पैड, एक कॉटन का पैड होता है जिसके ऊपर गॉज होता है, उसको सोखने के लिए एब्जॉर्बेंट के रूप में उसको ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करके ड्रेन में फेंक देते हैं। इतना आपका सर्जिकल ड्रेसिंग होता है। यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
और नहीं तो 5 मिनट रेस्ट दीजिए, फिर इसके आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा एब्डोमिनल प्रिपरेशंस। इट इज द प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट which are going to abdominal सर्जरी। ये जो टॉपिक्स कह रहा है, ये कह रहा है कि प्री ऑपरेटिव केयर, पेशेंट का प्री ऑपरेटिव केयर करना है। किनका? जो पेशेंट विच आर गोइंग टू एब्डोमिनल सर्जरी, जो पेट के सर्जरी के लिए जा रहे हैं या जाने वाले हैं, जिनका डिसाइड हो चुका है, उसको प्री ऑपरेटिवली क्या क्या मेजरमेंट करना है, क्या क्या मैनेजमेंट करना है, इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल प्रिपरेशंस। अब एब्डोमिनल सर्जरी में कौन कौन आ जाएगा? मोस्ट कॉमन से चलते हैं। अपेंडिसाइटिस, कोलोन सर्जरी, कोलोन माने इंटेस्टाइनल सर्जरी, गैस्ट्रिक अल्सर, ट्यूमर एंड सिस्ट ऑफ stomach and intestine, gall bladder, पैनक्रियाज। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पाथवे हैं। अगर इतना में कहीं कोई सर्जरी हो रही है तो यहाँ पे मेजर प्रिकॉशंस लेना होता है प्री ऑपरेटिवली। और इन सारे सर्जरी में कौन कौन सा हम पैरामीटर्स रखे हुए हैं कि ये हमको प्री ऑपरेटिवली करना है, इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब कि फुल्ली प्रिपेयर कर चुके हैं एंड एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है। किसको? तो एब्डोमेन को। ये टॉपिक्स में हम इसी पर बात करेंगे। फर्स्ट, प्री मेडिकेशंस। प्री मेडिकेशंस में कौन कौन सा ड्रग्स देना है? इसमें हाइपोग्लाइसेमिक, medicines for thyroid,
एवॉइड सेडेटिव। ऑपरेशन के एक दिन पहले अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स माने शुगर को कम करने के लिए जो ड्रग्स है वो चलेगा। उनका शुगर लेवल तो पहले ही जांच करा लेते हैं, फिर भी अगर थोड़ा सा एक्सीड किया हुआ, नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है, तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स रात में दे देते हैं। उस मेडिसिन फॉर थायराइड में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म में तो थायराइड ग्लैंड को इनहिबिट करने वाले, उसके सिक्रेशन को कम करने वाले ड्रग्स। तो मेडिसिन फॉर थायराइड में दोनों आ जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों में ड्रग्स अलग अलग चलेंगे, वो दिया जा सकता है। साथ में मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी, अगर उसको सीजर्स का प्रॉब्लम है, मिर्गी का प्रॉब्लम है, तो उसकी ड्रग्स को हम लोग नहीं रोकते, खासकर टैग्रिटोल्स बहुत कॉमन दवा दी जाती है, तो टैग्रिटोल को नहीं रोकते हैं। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है उसको जैसे चल रहा था वैसे चलने देते हैं, लेकिन एवॉइड सेडेटिव। कोई सेडेटिव ड्रग्स अगर पहले से ले रहे हैं, खासकर हिप्नोटिक्स ड्रग्स, डिप्रेशन में है, रेस्टलेसनेस की केसेस में है, तो सेडेटिव ड्रग्स को तत्काल रोक दिया जाता है। और बिफोर दी ऑपरेशन नाइट, एक दिन पहले सेडेटिव ड्रग्स को रोक देते हैं। बेटर तो होता है कि एक सप्ताह पहले ही सेडेटिव ड्रग्स को रोक दिया जाए, ऑपरेशन डेट डिसाइड होने के एक सप्ताह पहले रोक दिया जाए। लेकिन इमरजेंसी ऑपरेशन जिसमें प्लान ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वहां पर डेट हमें नहीं मालूम होता है, तो ऐसे कंडीशंस में बिफोर द नाइट, ऑपरेशन के ठीक एक दिन पहले सेडेटिव ड्रग्स को लोग रोक देते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स के बाद डाइट जाते हैं। 8 to 9 PM before the operative night, ये बोलता है खाना बिफोर दी ऑपरेटिव नाइट। अगर कल का डेट डिसाइड है तो आज रात में 8 से 9 के बीच में उनको मील दे देते हैं, पानी दे देते हैं और खाना दे देते हैं। कैसे खाना देंगे? तो ब्लेंड डाइट, ब्लेंड डाइट बिल्कुल सादा खाना जो इजीली डाइजेस्टेबल हो एंड एसिमिएबल हो, मैंने बहुत आराम से डाइजेस्ट हो सके और आराम से एब्जॉर्ब हो सके, वही खाना देना है। ज्यादा हेवी डाइट वहां पे नहीं देना है। साथ में ड्रिंकिंग्स, आप कोई भी ड्रिंकिंग मटेरियल्स दे सकते हैं, उसमें मिल्क भी शामिल है, हॉर्लिक्स भी शामिल है, बार्ली शामिल है एंड वाटर, प्लेन वाटर, सामान्य वाटर शामिल है। ये पानी दे देना है, लेकिन एवॉइड अल्कोहल, एटलीस्ट 7 डेज। किसी तरह से अल्कोहल का सेवन लास्ट 7 डेज से वो नहीं लिया हुआ, इसका बहुत ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से उसको नहीं देना है। साथ में एवॉइड स्मोकिंग एटलीस्ट बिफोर 7 डेज। 7 दिन पहले से उसको स्मोकिंग से अवॉइड करना, अगर प्लांट सर्जरी है तब। हेलो सर। हाँ सर ये सब क्यों नहीं दिया जाता है? अच्छा, वो भी बात कर देते हैं। एवॉइड अगर प्लांट सर्जरी है तब, देखिए कोई भी ये देंगे, चाहिए अल्कोहल, अपेंडिसाइटिस हो गया, गोल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, तो ये सब प्लांट सर्जरी है। ये 6 दिन 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप रिपोर्ट कीजिए, करवाना है तब। लेकिन अर्जेंट सर्जरी में जैसे सीवियर पेनक्रेटाइटिस हो गया, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं देते उस पर भी बात कर लेते हैं।
पहले अल्कोहल से बात करते हैं। अल्कोहल बिवरेज है, ठीक है, और एसिडिक प्रॉपर्टी है। अल्कोहल की बात करें तो उसकी जो एसिडिटी है ना, तो उसमें एसिडोसिस, ब्लड में एसिड का अमाउंट को वो एक्सीड बढ़ा देता है। तो बिफोर नाइट आप अगर अल्कोहल दे देते हैं, सपोज दैट कि अल्कोहल आपने दिया या पेशेंट बिना बताए ले लिया, दे तो नहीं सकते आप, बिना बताए अल्कोहल ले लिया, तो ये एक्चुअली में सेडेटिव है, ये सेडेटिव है, ठीक है। इसके साथ स्मोकिंग अलग से ले रहा है या फिर स्मोकिंग साथ में ले रहा है, स्मोकिंग भी हमारा सेडेटिव है, दोनों सेडेटिव है। और जो हम एनेस्थीसिया देंगे, एनेस्थीसिया या तो जनरल एनेस्थीसिया दें या लोकल एनेस्थीसिया दें या स्पाइनल दें, वो सब सेडेटिव है, ब्रेन को सप्रेस करने वाला, उसके फंक्शन को सुला देने वाला है, और ये दोनों भी वही काम कर रहा है। अब अगर ये एडिक्टेड है, अल्कोहल से एडिक्टेड है या फिर स्मोकिंग से एडिक्टेड है और कंटिन्यू ले रहा है, तो सेडेटिव्स का जो एनेस्थीसिया का आप डोज डिसाइड कर रखते हैं, जितना डोज देना है उससे एक्सीड करना, उससे डोज को आगे बढ़ना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और जितना डोज को इंक्रीज करेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये रिस्पायरेटरी एंड कार्डियक सेंटर है हमारा, दोनों यहीं से कंट्रोल होता है। जब भी एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो सेडेटिव माने जैसे ब्रेन का जो फंक्शनल एबिलिटी है, इसको धीरे धीरे करके ये सुला देता है, कम कर देता है, उसकी फंक्शनल एबिलिटी को कम करता है, फ्लैट कर देता है, ठीक है। चलिए, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, हाथ पैर चलाने की क्षमता थोड़ी देर के 4 घंटे के लिए खत्म हो गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा भी आपका ब्रेन का ही पार्ट है, अगर किसी पेशेंट को दिया जा रहा है, हाई डोज दे देते हैं, तो जैसे बाकी ब्रेन से अनकॉन्शियस स्टेज में जा रहा है, वैसे ही ये मेडुला ऑब्लोंगाटा भी अनकॉन्शियस स्टेज में जाएगा, और ये एक अनकॉन्शियस स्टेज में जाएगा, तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि रिस्पायरेटरी एंड कार्डियक फंक्शन को धीरे धीरे डिप्रेस करेगा। रिस्पायरेशन जितना पर मिनट ले रहे थे उससे वो कम जाएगा, हार्टबीट जितना पर मिनट हो रहा था उससे कम जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि जैसे ही इंक्रीज करेंगे एनेस्थेटिक एजेंट का, क्यों इंक्रीज किए, तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग की वजह से वो असर नहीं कर रहा था एनेस्थेसिया, तो ये रिस्पायरेटरी एंड कार्डियक सेंटर को डिप्रेस करने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा डर इसका है। सेकेंड ये बोलता है कि अल्कोहल एसिडोसिस करेगा। एसिडोसिस का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का एकुमुलेशन से टिश्यूज में और ब्लड में बढ़ा देगा, और एसिडोसिस जब भी एसिड का अमाउंट बढ़ेगा, ऐसे कंडीशंस में फंक्शनल एबिलिटी, रिस्पायरेटरी सेंटर का और टिश्यू सेंटर का, मेटाबॉलिज्म, तीनों प्रभावित हो जाएगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो एक एनेस्थीसिया की वजह से स्लो हो रहा है, एक एसिडोसिस की वजह से स्लो है, दोनों मिलकर हो सकता है कि जान भी जा सकती है। पोस्ट एनेस्थेटिक कैजुअलिटी माने एनेस्थीसिया देने के बाद मौत हो जाना, तो पोस्ट एनेस्थेटिक कैजुअलिटी को बढ़ाता है। तो एकदम से ही नहीं देना, सोचना ही नहीं है। सर पता चला है कि और कोमा में चला जाता है। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए, क्या बोले, नहीं सुन पाया। हेलो, क्या पूछ रहे थे, एक बार फिर से हाँ सर, पूछिए। कोमा में भी जाने का चांस रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, सर अनकॉन्शियस ये स्टेज में सब चला ही हुई है। वही सर। जब एनेस्थीसिया दे रहे हैं, अगर जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो अनकॉन्शियस स्टेज में तो वो चला ही गया, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट में दे रहे हैं तो अनकॉन्शियस से कोमा में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये कोमा में जाने से बहुत ज्यादा नहीं नुकसान हो रहा है। ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन मतलब 10 से 16 बार जो पर मिनट हमारा रिस्पायरेशन होना चाहिए, वो स्लो हो जाएगा। 8 बार हो गया, 7 बार हो गया पर मिनट, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल शरीर में गिरना शुरू हो जाएगा। जबकि 90 टू 100 के बीच में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो जैसे जैसे 90 से नीचे आने लगेगा ना, तो टिश्यू में जितना कंजम्पशन है वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा, तो वाइटल ऑर्गन्स का फेल करने का डर रहता है, वाइटल ऑर्गन्स वहां पे काम करना बंद करने का डर रहता है।
तो उसका खतरा ज्यादा हो जाता है। ओके सर। अब उसके बाद आता है जनरल इन्वेस्टिगेशन। ये तो मना हो गया। उसमें जनरल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, पल्स रेट, मॉनिटर्स ब्लड प्रेशर, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, एंड कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पल्स रेट के फ्लक्चुएशन, पल्स रेट सीधे इंडिकेट करता है हमारा कार्डियक रेट को, हार्ट के रेट को इंडिकेट करता है। एनी फ्लक्चुएशन इन पल्स रेट इंडिकेट एरिथमिक या फिर डिप्रेशन ऑफ कार्डियक बीट। तो पल्स रेट बढ़ा हुआ है या पल्स रेट घटा हुआ है, इसको हम लोग प्रॉपर से इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। फिर से एक बार फाइनली वन नाइट बिफोर, रात में एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, वो अभी भी मौका है। अगर ब्लड प्रेशर काफी हाई है तो भी इग्नोर किया जाता है। ये डेट जो था ऑपरेशन का ना, उसको आगे की ओर प्रोसीड डिले करते हैं। या फिर ब्लड प्रेशर से कम गया है, लो ब्लड प्रेशर है, तो लो ब्लड प्रेशर और ज्यादा डेंजर है कि एनेस्थीसिया देंगे तो ब्लड प्रेशर उस समय और गिरेगा। तो कहीं सर्कुलेटरी फेलियर, सर्कुलेशन फेल न कर जाए और उसको कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए। तो पल्स रेट एंड मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर ऑपरेशन को डिले किया जा सकता है। थर्ड आता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स ऐसे तो प्रॉब्लम्स नहीं होता है, लेकिन ओल्ड एज में चले जाते हैं। ओल्ड एज मैंने 50 प्लस को लेके चलते हैं, 50 प्लस में चला गया उम्र। सेकेंड, सीओपीडी का प्रॉब्लम है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, इम्फाइसमा, लंग्स फाइरोसिस सब इसमें शामिल है। इवन ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया भी शामिल है। ठीक है, तो सीओपीडी का प्रॉब्लम है या ओल्ड एज है, 50 प्लस का एज है, वहां पर वाइटल कैपेसिटी लंग्स का जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा 500 ml है। नॉर्मली हम आप अभी जो सांस ले रहे हैं ना, तो 500 ml ले रहे हैं और 500 ml कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। गैसेज 500 ml लेते हैं और 500 ml छोड़ दे रहे हैं। वो टाइडल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या टाइडल वॉल्यूम कम गया, 500 ml से ज्यादा कम ले रहा है सांस, और वाइटल कैपेसिटी होता है कि फुल्ली उसको सांस ले लेना है खूब गहरा और उस पर सांस को छोड़ना है। तो करीब करीब 4.5 लीटर सांस को हम लोग बाहर करते हैं, एयर को हम लोग बाहर करते हैं। इट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को चेक करना है, और इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा मशीन है, जिसको पहले भी बताए थे, रिस्पायरोमीटर। ये सभी हॉस्पिटल्स में मौजूद होता है रिस्पायरोमीटर्स। एनी प्रॉब्लम्स अगर नहीं है, रिस्पायरोमीटर्स नहीं है हॉस्पिटल में उपलब्ध, या अभी के डेट में इन्फेक्टेड है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देंगे तो इसके सलाइवा दूसरे के सलाइवा में मिलेगा तो इन्फेक्शन होगा। तो रिस्पायरोमीटर पेशेंट को बोल के खरीदवा देते हैं, या हॉस्पिटल में नीचे स्टोर रूम में रखा होता है मेडिकल स्टोर में, वहां से उसको परचेज करा लेते हैं। मात्र 2-250 इसकी कीमत है, ज्यादा कीमत नहीं है। तो रिस्पायरोमीटर से इसके वाइटल कैपेसिटी या टाइडल वॉल्यूम, लंग्स का क्या कंडीशन है, इसकी जानकारी हम लोग को हो जाती है। तो उसको प्रॉपर चेक कर लेते हैं एक दिन पहले। अगर ये डिस्टर्ब है तो ऑपरेशन डिले हो सकता है। अभी भी मौका है, मैंने सुबह तक का भी मौका है, समय है हम लोग के पास। और उसके बाद कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कोई भी पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वो चाहे जो भी शो कर ले बाहर से,
हम कंफर्ट है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम ठीक है, लेकिन भीतर से उनको एक भय लगी रहती है, स्ट्रेस लगा होता है कि ऑपरेशन के बाद क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होगा और यहाँ से हम बच पाएँगे कि नहीं बच पाएँगे। ये 2 बहुत बड़े जद्दोजहद जो अंदर में चलता है, चलता रहता है और ये स्ट्रेस की वजह से एंग्जायटी, उसको चिंता एंड रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम सामने आ जाता है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। तो ये सब चीज़ को बहुत माइन्यूटली एक 1 नाइट बिफोर हम लोग वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं और उसके आधार पर मैनेजमेंट अरेंज कर लिया जाता है। अगर पल्स रेट का प्रॉब्लम है, तो पल्स रेट वो जो सीधे उससे सबसे बेटर है कि कार्डियक स्पेशलिस्ट जो हार्ट स्पेशलिस्ट उनको बुला के फिजिशियन कार्डियक फिजिशियन को बुला के उनको चेकअप करा लिया जाए और ज़रूरत है मेडिसिन की, तो मेडिसिन वहाँ तुरंत दे दिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो भी कार्डियक जो डॉक्टर्स आएँगे हार्ट स्पेशलिस्ट वो देख लेंगे। वाइटल कैपेसिटी भी थोरेसिक सर्जन या थोरेसिक फिजिशियन जो कार्डियोथोरेसिक फिजिशियन है, ये वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स का जो प्रॉब्लम है, तो रिस्पायरेशंस को मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बेटर होगा कि आप साइकोलॉजिकली उसको बूस्टअप कीजिए। सर्जरी के बारे में जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और अगर आपके समझाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट दोनों में से किसी एक डॉक्टर से इसको काउंसलिंग करा देना है और काउंसलिंग करा देने के बाद अगर जरूरत पड़ता है तो वो एक लो ग्रेड का सेडेटिव ड्रग्स जो एंजाइटी को कम करेगा, जैसे ट्राइका वगैरह बहुत लो ग्रेड का सेडेटिव ड्रग्स है, तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन अपने मन से नहीं देना, इसको साइकेट्री या काउंसलर जो साइकोलॉजिस्ट है उनके एडवाइस पे देना है। ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। उसके बाद आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में एडुकेट अबाउट सर्जरी, ईच एंड एवरीथिंग, कहने का मतलब है जिस चीज की सर्जरी हो रही है, स्टोमक का है, इंटेस्टाइन का है, अल्सर का है, पाइल्स का है, क्या जिसका भी ऑपरेशन है, उसके बारे में पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को फुल्ली डिस्कस कीजिए। ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, ऑपरेशन में क्या क्या होगा, कितना इंसिजन लगेगा, इसके क्या रिकवरी पीरियड है, सारा डिटेल्स वहीं पर आपको डील कर लेना पेशेंट से या फिर पेशेंट के अटेंडेंट से। सेकेंड होता है गिव्स आइडिया अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, गिव्स आइडिया अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस मैंने जो जो दिक्कतें सामने आएगी वो अभी आपको डिस्कस कर लेना है प्रीवियस नाइट में ऑपरेशंस के बारे में, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस, उस पर मूवमेंट, restrictions of movement या promotions of certain movement। चूंकि एब्डोमिनल सर्जरी है, स्वाभाविक है कि सिटिंग्स फर्स्ट 3 डेज सिटिंग्स बहुत प्रिकॉशनरी या फिर लेटे रहना है, मूवमेंट नहीं करना, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड प्रमोशन ऑफ सर्टेन मूवमेंट, इस बीच में यहाँ पर बेड रिडन है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बैठ नहीं रहा है, तो सर्कुलेशन मेंटेन रहे ताकि थ्रोम्बोसिस या इम्बोलिन का खतरा न रहे। तो पैर हाथ का मूवमेंट, जैसे एंकल जॉइंट या टोज, ये पैर को चलाते रहेंगे, या हाथ है
हाथ को फ्रीली ऐसे ऐसे करके मूवमेंट आप करते रहेंगे या शोल्डर को ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो जो मूवमेंट नहीं करना है उसके बारे में भी बात कर लेंगे, और जो मूवमेंट करना है, कौन-कौन सा मूवमेंट करना है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। दोनों चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हेलो हाँ, सर, फिर से इसको रिपीट कीजिए तो। हाँ बोलिए। हेलो, सर, इसको फिर से रिपीट कीजिए। फिर से लिखते हैं। अच्छा, कोई बात ठीक। restriction of movement, promotion of certain movement, educate about surgery, each and everything, and gives idea about post-operative complications. बेटा हेलो हेलो, बेटा दें। नहीं सर, समझाइए ना सर इसको। अच्छा, तो समझाए ना, जैसे एडिक्वेट अबाउट सर्जरी, सर नहीं समझा था सर, फिर से समझाइए ना। ये वाला पूरा एक पूरा। शुरू से ही समझा देते हैं, शुरू से ही समझ लें। पहला ये बताते हैं कि एडिक्वेट अबाउट सर्जरी मैंने जो ऑपरेशन होने वाला है उसके बारे में डिटेल से आपको बता देना है कि ये ऑपरेशन में इतना बड़ा इंसिजन होगा, इतना स्टिच लगेगा, इतना दिन आपको बेड पे पड़े रहना है, और धीरे 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 करके हीलिंग्स में ये ड्रेसिंग होगा, उसके बाद रिकवर होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग बता देना ही बेटर है। और अगर आप नहीं भी बताते हैं तो पेशेंट आज के डेट में बहुत एजुकेट हो चुके हैं, वो नेट से सर्च कर लेंगे, उस ऑपरेशन के बारे में नेट से सर्च करके सारा चीज जान लेंगे। तो वो जानेंगे उस, और जानकर पूछेंगे उससे पहले कि आप उनके बारे में काउंसलिंग कर दें, क्या सर्जरी कर रहे हैं, क्या इसका प्रोटोकॉल्स है, कैसे कैसे फुलफिल होगा ऑपरेशन, ये पूरा डिस्कस करना है। सेकेंड, गिव आइडिया अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। सिर्फ ऑपरेशन के बारे में ही चर्चा नहीं करना है, ऑपरेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। खासकर सबसे पहले तो रिस्पायरेटरी का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस का दिक्कत हो सकता है, पोस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देना है कि अगर सांस के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो कफिंग या कई बार चौक कर जाना, लंग्स का चौक करने का प्रॉब्लम भी सामने आ सकता है। साथ में बोलता है कि थ्रोम्बोसिस एंड इम्बोलिंग, माने इनसाइड द ब्लड वेसल क्लॉटिंग होने की संभावना बन सकती है। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस को आप डिस्कस कर लेंगे सर्जरी के बारे में, और उसकी प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है सामने, ये दोनों कर लेंगे। तब तीसरा बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, कि आपको एब्डोमिनल सर्जरी है, चूंकि एब्डोमेन में इंसिजन लगा हुआ है, तो आप बैठेंगे नहीं, अगर बैठेंगे तो किसी के सपोर्ट से बैठेंगे या बैकरेस्ट के सपोर्ट से बैठेंगे, 3 दिन के बाद बैठेंगे या 5 दिन के बाद बैठेंगे, वो डिपेंड करता है ऑपरेशन पर, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कितना बड़ा इंसिजन। तो इसके आधार पे आपको जानकारी पहले ही दे देना है। तो पहले से अगर माइंड मेकअप रहेगा कि हमें 7 दिन तक नहीं बैठना है, लेट के ही रहना है, सिर्फ करवट बदलना है, तो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लेकिन अचानक से ऑपरेशन के बाद बोलेंगे कि अब आपको 7 दिन ऐसे ही पड़े रहना है, तो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस पड़ता है पेशेंट पर, और वो गलती करेगा। जैसे ही आप बोलेंगे ठीक है बोल दिया ना, हम बैठ जाते हैं। तो बेटर है कि आप इसके रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, कौन कौन सा मूवमेंट नहीं करेंगे, प्रीवियसली आप एक दिन पहले बता दीजिए। सेकंड बोलता है प्रमोशंस ऑफ सर्टेन मूवमेंट, कि ठीक है आप बैठिएगा नहीं, आप चलिएगा नहीं, ये नहीं कीजिएगा, लेकिन आपका पैर हाथ फ्री है,
पैर हाथ में ऑपरेशन नहीं हुआ है, एकदम फ्री है। तो पैर हाथ में खासकर जो एंकल ज्वाइंट है ना, पैर में एंकल ज्वाइंट, इसको आप विग्रेसली ऑपरेशन के बाद अभी से ही चलाना शुरू कीजिए, ऐसे ऐसे चलाते रहिएगा। और ऑपरेशन के बाद जब आपको ध्यान में जाए इसको चलाइएगा, फिर उंगली, पैर का उंगली, टोज को इसको चलाते रहिएगा, ठीक है। उसी तरह से हाथ है, हाथ में आपको कुछ नहीं हुआ है, तो हाथ में कुछ नहीं हुआ ना, तो हाथ को आप इस ढंग से मूवमेंट, फिंगर्स को मोड़िएगा, छोड़िएगा, कलाई को चलाइएगा, उसी तरह से एल्बो को मोड़ सकते हैं। तो ये सब करते रहेंगे ना, तो सर्कुलेशन आपका मेंटेन रहेगा, और सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म होने की खतरा नहीं रहेगी। तो दोनों डिस्कस कर देना कि कौन कौन सा मूवमेंट नहीं करना है और कौन कौन सा मूवमेंट आपको करना है। ये चारों बातें पेशेंट से प्रीवियसली नाइट में डिस्कस हो जाना चाहिए, या फिर जब एडमिट हुआ उस समय डिस्कस हो जाना चाहिए। समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर, आगे बढ़िए। हाँ सर, समझ आवाज नहीं गया। आ रही है, एक और फिर से बोलिए, क्या बोल? समझ गए सर। ओके ओके। अब एक और बहुत बड़ा चीज पर ध्यान देना है। हम पहले ही बता देते हैं कि खाना 8-9 बजे रात के बाद नहीं देना है, पानी नहीं देना है, ठीक है। उसमें थोड़ा एक बार वापस आ रहा है। एटलीस्ट 8 आवर्स टू 12 आवर्स बिफोर नॉट फीडिंग प्रिंसिपल पे चलना है। 8 घंटा पहले से 12 घंटा पहले के तक खाना खा लेना, उसके बाद कोई खाना नहीं देना है। और अगर खाना देते हैं तो वोमिटिंग की चांसेस रहेंगे, और वोमिटिंग होगा, चलिए वोमिटिंग होता है, एनेस्थीसिया में वोमिटिंग कॉमन है, लेकिन वोमिटिंग में जैसे ही आप खाना दे रखे हैं तो ये कंटेंट बाहर आएगा। आपने खाना खा लिया है तो ये कंटेंट बाहर आएगा, और ये कंटेंट बाहर आएगा, आपको मूवमेंट करना नहीं है। अभी तो जस्ट बात की है कि मूवमेंट तो करेगा नहीं, गर्दन को टेढ़ा करेगा, करवट लेगा, सपोर्ट से बस इतना ही करेगा ना। तो मैक्सिमम चांसेस है कि एस्फाक्सिया डेवलप होने का। एस्फाक्सिया का मतलब कि इस खाना का कण, मैंने फीडिंग से पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने का खतरा रहेगा, जिसको हम लोग जनरल भाषा में सरक जाना बोलते हैं। कॉमनली हम उसको एस्फाक्सिया को जनरली हम लोग सरक जाना बोलते, सरक गया। तो वोमिटिंग करेगा, वोमिटिंग से फूड मटेरियल बाहर आ जाएगा, तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत सा मूवमेंट नहीं करेगा, बेड रिटन है, बिछावन पे पड़ा हुआ है, और सर्जरी ऑपरेशन के बाद ये अनकॉन्शियस से कॉन्शियस के रास्ते में जा रहा है, फुली कॉन्शियस में नहीं है। तो कहीं ये फूड मटेरियल मुंह में रह जाए, वहां से ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी, एस्फाक्सिया हो जाएगा, सरक जाएगा। इसलिए 8 घंटा से 12 घंटा पहले खाना खिला देना बेटर होता है, 12 घंटा पहले, ताकि ये खाना स्टोमक से आगे बढ़ जाए एंड लार्ज इंटेस्टाइन में अंतिम पोर्शंस में चला जाए, जो वहां से वोमिटिंग मटेरियल के साथ ये लौट नहीं सके। सेकंड बोलते हैं ड्रिंकिंग। अभी जस्ट डिस्कस किए थे, ड्रिंक नहीं देना। अगर ड्रिंक देना है तो एटलीस्ट 4 आवर बिफोर, 4 आवर टू 6 आवर बिफोर ये नहीं देना है, 4 घंटा से 6 घंटा पहले। अगर ड्रिंकिंग मटेरियल्स देते हैं, पानी पिला देते हैं या कोई भी हॉर्लिक्स दूध पिला देते हैं, तो एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ ये रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जैसे मिलेगा ना, उसके साथ रिएक्ट करेगा और वोमिटिंग टेंडेंसी या नोजिया को बढ़ा देगा। तो वोमिटिंग, एक तो एनेस्थेसिया में वोमिटिंग होता है, और अगर वाटर पानी 4-6 घंटा पहले लिया हुआ है और स्टोमक में पानी है तो वोमिटिंग टेंडेंसी को और बढ़ा देगा। और वोमिटिंग टेंडेंसी जितना बढ़ेगा उसका मतलब कि फ्लूइड लॉस्ट, बॉडी का फ्लूइड लॉस्ट करेगा, साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सब का भी लॉस होना शुरू करेगा। तो ये दोनों खतरा के वजह से नहीं देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और सामने आ रहा है, ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन का कि पेशेंट जिसको दर्द है, पेट में दर्द है, वो ग्राउंड में जाके 4 चक्कर दौड़ थोड़ी सकता है, या फिर स्कीपिंग, रस्सी लेके स्कीपिंग थोड़ी कर सकता है। वो रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्लो है,
स्लो है का मतलब कि ज्यादातर पेशेंट उसमें कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, कब्जियत का प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर? आपको प्रीवियस नाइट में देख लेना है कॉन्स्टिपेशन कई दिन से है, और फूड मटेरियल वो खाना ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर खाना वो ले रहा है, बता रहे कि हाँ 4 रोटी 6 रोटी हम पर डे खा ले रहे हैं, ये चीज खाने हैं, लेकिन हमको स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, तो मान के चलना है कॉन्स्टिपेटेड है। तब यहाँ पर इनिमा या फिर सपोस्ट्रीज, ये दोनों आप स्वीपर के बोल के, लेडीज है अगर विमेन से पेशेंट तो लेडीज स्वीपर, और मेल है तो मेल स्वीपर को बोल के उसको एनिमा या सपोस्ट्री लगवा देते हैं। जान रहे हैं एनिमा सपोस्ट्री? सपोस्ट्री जान रहे हैं आप लोग? जाने थोड़ा सा इसके बारे में या नहीं जाने, बताना होगा। नहीं जानते सर। अच्छा, ये लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव है मतलब कि ज्यादातर पैराफिन मिक्स क्या होता है, एक प्लास्टिक के पैकेट में ये बंद किया हो रहता है, और उसके एक एंड में पाइप होता है, ये एक एंड पाइप से जुड़ा होता है। इस पाइप में लुब्रिकेंट, कोई अच्छा सा लुब्रिकेंट जेल वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से एनल कनाल, जो जो स्टूल पास आउट होने का रास्ता है, उसमें भी एक लुब्रिकेंट लगा के इसको मॉइस्ट कर देते हैं, और इस पाइप को अंदर की ओर डाल दिया जाता है, एनल कनाल में डाल दिया जाता है। और एनल कनाल में डालने के बाद इसको, ये जो प्लास्टिक बना हुआ है, इसको पुश करना शुरू कर देते हैं। तो पुश करते हैं ना, तो ये लैक्सेटिव सब उसके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, एनल कनाल के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद, 20 से 25 मिनट के बाद, ये अंदर जाने के बाद जितने जो स्टूल मटेरियल हार्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन था, उसको लूज कर देता है, एकदम लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये एनल कनाल से धीरे 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 करके स्टूल के लिए उसको प्रमोट करते हैं, और स्टूल के साथ वो बाहर हो जाता है। तो स्टूल को निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका, एनिमा लगा देते हैं, और एनिमा से ये पास आउट हो जाएगा। अगर जिसमें एनिमा नहीं लगा सकते, खासकर छोटा बच्चा में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे सपोस्ट्रीज होता है। सपोस्ट्री ये टैबलेट की तरह होता है, छोटा सा टैबलेट होता है। इस टैबलेट को फिर एनल कनाल से अंदर की ओर डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये क्या करता है कि अंदर के मॉइस्चर से ये झाग में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा झाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हार्डन स्टूल मटेरियल रहता है ना, उसको लूज कर देते हैं, और लूज कर देते हैं तो फिर स्टूल पास आउट होने लगता है। तो ये दोनों प्रीवियस नाइट में एनिमा या सपोस्ट्री दोनों के थ्रू स्टूल को पास आउट करवा लेना है। लास्ट, clean the operative surface by soap, medicated soap, डिटोल हो गया, सेवलॉन सोप हो गया, उसके द्वारा पूरे एब्डोमिनल सरफेस, इस पूरे एरिया को साफ कर लेना। 2-3 बार उसको साबुन लगा के पहले साफ कर देना, किसी तरह का गंदगी नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद सेविंग, सरफेस एरिया, बोलता है कि ये जो रोआ है या हेयर है, ये हेयर फॉलिकल्स है, ये पूरे साफ, ये हेयर का जितना साफ है, और ये जो फॉलिकल्स हो गया, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद रहते हैं। ये बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे मौजूद रहते हैं। एक भी छूट गया और वो वुंड सरफेस एरिया में चला गया, मतलब कि ये सारा इन्फेक्शन सीधे ओपन, जहाँ सर्जिकल प्लेस है, वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देंगे, और तुरंत वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा।
शेविंग दी सरफेस, पूरे एब्डोमेन को साफ कर लेते हैं एक रेजर ब्लेड लगा के, रेजर से 2 बार करके 3 बार करके पूरे सरफेस एरिया को, एक भी हेयर नहीं होना चाहिए, हेयर फ्री कर लेते हैं और साफ कर दिए, रेजर लगा के उसको साफ कर दिए। इसका मतलब कि अब फुल्ली प्रिपेयर्ड है, अब एब्डोमिनल सर्जरी किया जा सकता है इसको। तब उसके बाद ओटी में आप ऑपरेशन टेबल क्लॉथ पहना के, जो सर्जिकल क्लॉथ है पहना के उसको ओटी में भेज दीजिए। यहाँ पर आपका प्रिपरेशन ऑफ एब्डोमेन खत्म हो जाता है। फिर कल बात करेंगे, कल एनेस्थीसिया का क्लास है, कल दूसरा टॉपिक करता हूँ।